फुटबॉल की गेंद पेंटागन और हेक्सागन से बनी होती है और इसका कारण रीली में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि फुटबॉल की गेंद को केवल पेंटागन से बनाया जाए तो वह पूरी तरह से गोल नहीं होगी, वह एक डोडेकाहेड्रॉन जैसी दिखेगी। लेकिन जब इसमें कुछ हेक्सागन मिलाए जाते हैं तो इसका शेप पजल के टुकड़ों की तरह आपस में बिल्कुल फिट हो जाता है, जिससे बॉल का एक पूरा राउंड शेप मिलता है। जब आप पॉपकॉर्न बनाते हैं तो क्या आपने गौर किया है कि बैग के नीचे हमेशा कुछ ऐसे दाने रह जाते हैं जो फूटते नहीं हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो दाने नहीं फूटे हैं वो अच्छी तरह से पके नहीं हैं, लेकिन यह सच नहीं है। असल में पॉपकॉर्न के दाने इसलिए फूटते हैं क्योंकि उनके अंदर पानी की बहुत कम मात्रा होती है जो गर्म होने पर फैलती है, लेकिन कुछ दानों में बहुत ज्यादा पानी होता है और कुछ में बहुत कम। इसी वजह से वे नहीं फूटते, चाहे आप उन्हें कितनी भी देर तक पकाएं। यही कारण है कि ये दाने आपके पॉपकॉर्न के कटोरे या बैग के नीचे रह जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्याज आपको क्यों रुलाते हैं? असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि वे खुद को खाए जाने से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्याज ने खुद को इस तरह विकसित किया है कि जब उन्हें काटा या कुचला जाता है तो वे एक गैस छोड़ते हैं और यह गैस जानवरों को उन्हें खाने से रोकने में मदद करती है। लेकिन जब आप प्याज काटते हैं तब भी यह गैस निकलती है जो आपकी आंखों की झिल्ली में जलन पैदा करती है और चुभन महसूस कराती है। यह जलन आपकी आंसुओं की नली को एक्टिव कर देती है ताकि वे आंसू पैदा कर सके और उस गैस को धोकर बाहर निकाल सके। क्या आपने कभी सोचा है कि पिज्जा बॉक्स चौकोर क्यों होते हैं? मेरा मतलब है पिज्जा तो गोल होता है, तो क्या बॉक्स भी गोल नहीं होने चाहिए? वैसे गोल बॉक्स के डिजाइन 15 सालों से भी ज्यादा समय से मौजूद है, लेकिन पिज्जा कंपनियां आमतौर पर उनका इस्तेमाल नहीं करती। गोल बॉक्स बनाने के लिए कार्डबोर्ड के कई टुकड़ों की जरूरत होती है और उन्हें एक के ऊपर एक रखना मुश्किल होता है। चौकोर बॉक्स बनाने में सस्ते पड़ते हैं क्योंकि इन्हें कार्डबोर्ड की सिर्फ एक ही शीट से बनाया जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी उंगलियां क्यों चटकती हैं? कुछ लोगों को लगता है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी असली हड्डियां चटकती है, लेकिन यह सच नहीं है। असल में हमारे जोड़ों में साइनोविलेर फ्लूइड नाम का एक चिकना पदार्थ होता है जिसमें गैस होती है, और जब आप अपनी उंगलियों को खींचते या मोड़ते हैं तो आप जोड़ों को अलग खींच रहे होते हैं, जिससे नेगेटिव प्रेशर बनता है। यह दबाव तेजी से गैस के छोटे छोटे बुलबुले बनाता है जो अंत में फूट जाते हैं या घुल जाते हैं, और यही प्रोसेस जानी पहचानी चटकने की आवाज देती है। जब आप शेविंग करते हैं तो बाल केवल स्किन की सतह से कटते हैं। इसका मतलब है कि वे बहुत जल्दी वापस बढ़ने लगते हैं, लेकिन अगर आप लेजर हेयर रिमूवल यूज करेंगे तो इसे थोड़ा परमानेंट बना देती है, क्योंकि लेजर हेयर रिमूवल स्किन के नीचे वाले बालों की जड़ों को निशाना बनाता है। इसमें एक स्पेशल लाइट एनर्जी का यूज किया जाता है। यह लाइट एनर्जी अधिक गर्मी पैदा करती है जो बालों के जड़ को नुकसान पहुंचाती है। इससे बालों का दोबारा उगना काफी हद तक रुक जाता है। क्या आप जानते हैं कि मैथ में बराबर का चिन्ह कहां से आया? पुराने समय में लोग मैथ के सवालों में बराबर का चिन्ह लगाने की बजाय इस इक्वल टू शब्द लिखते थे। मैथमेटिशियन रॉबर्ट रिकॉर्ड इसे बार बार लिखते लिखते थक गए थे, इसलिए 1557 में उन्होंने इसकी जगह 2 हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करना शुरू किया। उनका मानना था कि ये दोनों रेखाएं लंबाई में एक समान है, इसलिए वे एक दूसरे के बराबर है। यही कारण है कि आज हम समानता दिखाने के लिए इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि केले टेढ़े क्यों होते हैं? यह असल में सूरज की वजह से होता है। केले शुरुआत में जमीन की तरफ नीचे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं और सूरज की ओर बढ़ने लगते हैं। इसे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म के रूप में जाना जाता है। यह अधिक धूप में पाने के लिए केले का एक कोशिश है। पहले उन्होंने जमीन की ओर बढ़ना शुरू किया था, इसलिए दिशा में इस बदलाव के कारण उनका आकार बदल जाता है। इसी वजह से उन्हें अपना अनोखा अर्ध चंद्राकार घुमाव मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जन्मदिन पर केक क्यों खाते हैं? मतलब पैन केक या मावा केक क्यों नहीं? इसकी वजह असल में प्राचीन यूनान से जुड़ी है। यूनानियों की एक चंद्रमा देवी थी जिनका नाम आर्टेमिस था। उनके बर्थडे पर लोग उन्हें एक गोल केक ऑफर करते थे क्योंकि उसका आकार चंद्रमा जैसा होता था, और केक पर लगी मोमबत्तियां इस बात का प्रतीक थी कि चंद्रमा कैसे चमकता है। सदियों बाद यह परंपरा पूरी दुनिया में फैल गई और यही कारण है कि आज हम भी इसका पालन करते हैं।
अगर आपको स्किन टैग हो जाता है तो कुछ लोगों को लगता है कि आप उसे खुद ही खींच कर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए। स्किन टैग आपके शरीर में टिश्यू के एक पतले टुकड़े द्वारा जुड़े होते हैं और अगर आप इसके अंदर देखें तो पाएंगे कि इस टैग की अपनी नसें और ब्लड वेसल्स होती हैं। इसे खींचकर निकालने से काफी खून बह सकता है और खुला घाव इन्फेक्शन की चपेट में आ सकता है। इसके बजाय यदि आप उन्हें हटवाना चाहते हैं तो एक डॉक्टर उन्हें लिक्विड नाइट्रोजन से जमा कर हटा सकता है, जो कि एक बेटर ऑप्शन है। क्या आपने कभी सोचा है कि मोनालिसा इतनी प्रसिद्ध क्यों है? मेरा मतलब है कि अगर आप इसे वास्तव में देखें तो यह एक तरह की सिंपल पेंटिंग है, तो यह इतनी फेमस और अरबों डॉलर की क्यों है? इसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण वास्तव में एक जुर्म है। सन 1911 में मोनालिसा की पेंटिंग को चुरा लिया गया था। इस खोई हुई पेंटिंग को ढूंढने के लिए यह एक विश्व की घटना बन गई। 2 साल बाद आखिरकार इसका पता लगा लिया गया। इसके बाद हर कोई इस फेमस चोरी हुई पेंटिंग को देखने आना चाहता था। जब आप टैटू बनवाते हैं तो सुई आपकी स्किन की पहली लेयर को छेदती है और दूसरी लेयर में स्याही भरती है। आपका शरीर इसका सामना करते हुए उस एरिया में व्हाइट ब्लड सेल्स भेजता है। ये सेल्स स्याही को खाने और साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन स्याही के बूंद बहुत बड़े होते हैं। इसका मतलब है कि ज्यादातर स्याही आपकी स्किन में ही बनी रहती है। एक बार जब सुई के चुभने से हुए जख्म भर जाते हैं तो वह रंग आपकी स्किन में परमानेंटली सील हो जाता है। जब कोई आवाज़ आपके कान में प्रवेश करती है और कान के पर्दे यानी ईयर ड्रम से टकराती है तो यह उसमें वाइब्रेशन पैदा करती है। यह वाइब्रेशन एक छोटी हथौड़े जैसी हड्डी से होकर गुजरती है जो आवाज़ को और तेज कर देती है। फिर वे एक घोंघे स्नेल के आकार वाले लिक्विड से भरे अंग तक पहुंचते हैं जिसमें हजारों छोटे बाल होते हैं। वाइब्रेशन के कारण इस अंग के अंदर का लिक्विड हिलने लगता है और जैसे जैसे यह हिलता है वे छोटे बाल इस हलचल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। ये संकेत एक नस के जरिए ब्रेन तक भेजे जाते हैं जहां आखिर उन्हें आवाज के रूप में समझा जाता है। मधुमक्खी रस को दूसरी मधुमक्खी के मुंह में उगलती है जो फिर उसे छत्ते में डाल देती है। सबसे पहले मधुमक्खी फूल से रस चूसती है और इसे पेट में जमा करती है। इसके बाद यह रस को तोड़ना शुरू करती है जिससे इसकी चीनी अलग अलग हिस्सों जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल जाती है ताकि यह ताजा रहे। फिर मधुमक्खी इसे बार बार उगलती है ताकि पानी सूख जाए और केवल गाढ़ा चीनी ही बचे। छत्ते पर वापस आकर यह इसे दूसरे मधुमक्खी के मुंह में डाल देती है जो फिर इसे छत्ते की एक वैक्स सेल में थूक देती है। तब मधुमक्खियों का एक ग्रुप अपने पंखों से हवा करते हैं ताकि बचा हुआ पानी भी सूख जाए। जब यह पूरी तरह गाढ़ा हो जाता है तो इसे शहद के रूप में निकाल लिया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट की शुरुआत एक डॉक्टर द्वारा आपके सिर के पीछे से हेयर फॉलिकल्स यानी बालों की जड़ों को निकालने से होती है। इन्हें बहुत सावधानी से एक एक करके निकाला जाता है और इनमें से हर एक में कुछ बाल होते हैं। फिर इन्हें सर के गंजेपन वाले हिस्से में बहुत ही बारीकी से लगाया जाता है। हर फॉलिकल को इस तरह से लगाया जाता है जो आपके बालों के बढ़ने की नेचुरल डायरेक्शन से मैच करती है। एक बार जब वे अपनी नई जगह पर सेट हो जाते हैं तो वे बढ़ने लगते हैं और खाली जगह को भर देते हैं। पक्षियों का वी शेप में उड़ना केवल एक सिस्टम ही नहीं बल्कि इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है। इस वी शेप में सबसे आगे उड़ने वाले पक्षी को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उसे हवा के डायरेक्शन को काटना होता है। जैसे ही आगे वाला पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता है हवा में एक ऊपर की ओर उड़ने वाली लहर पैदा करता है। झुंड में बाकी पक्षी इस लहर के सहारे उड़ते हैं जिससे उनके लिए लंबी दूरी तय करना बहुत आसान हो जाता है। सभी पक्षी बारी बारी से झुंड में सबसे आगे आते हैं। इससे सभी की एनर्जी बची होती है और यह फिक्स होता है कि हर पक्षी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने ईमेल में @ सिंबल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मानो या ना मानो, जिस व्यक्ति ने ईमेल का आविष्कार किया था वह इसके बजाय कॉमा या स्लैश का उपयोग करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उन्होंने गौर किया कि बहुत से लोगों के यूजर नेम में पहले से ही सिंबल मौजूद थे जिससे काफी उलझन हो रही थी। उस समय @ सिंबल का इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने इसे ही चुन लिया।